हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। तो जैसा कि ये जो टॉपिक है वो आपका सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक्स में ही आते हैं। आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारे मॉडल्स या किसी कोचिंग के मटेरियल में आप देखते हैं तो वहाँ आपको आपको मिलेगा सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन, तीनों को एक ही साथ इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो मैंने जो कोशिश किया कि सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक साथ इंक्लूड करूं, क्योंकि दोनों एक कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट लगभग मिलते हैं। और मैं कोलिजन को तो एक अलग चैप्टर में रखूंगा ताकि वो चैप्टर आपको अलग अलग रहे और याद करने में आपको आसानी हो, डिस्टिंग्विश करने में आपको आसानी पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसको शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे निकालते हैं, और किसी भी सिस्टम पे अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो मैंने इसके लिए 3 पार्टिकल्स लिए हैं। आपका मासेज मान लिया जाए कि आपका M1 M2 और M3 हो गया, M1 M2 और M3 हो गया, राइट। और आपको सपोज करना हो इसका मोमेंटम कैलकुलेट, आपको क्या करना हो, इसका मोमेंटम कैलकुलेट। तो मैं रैंडमली मान लेता हूँ कि ये वेलोसिटी सपोज कीजिए V1 हो चुका है, इसका वेलोसिटी सपोज कीजिए V2 हो चुका है, इसका वेलोसिटी सपोज कीजिए V3 हो गया, राइट। तो आपको मोमेंटम निकालना है सिस्टम का। याद रखिए कि सिस्टम का मोमेंटम कहने का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपको बोलता है कि सिस्टम का मोमेंटम कितना है या सिस्टम पे फोर्स कितना है, बेसिकली वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास पे फोर्स कितना है। बिकॉज द होल सिस्टम, इफ यू कंसिडर दिस 3 पार्टिकल एज वन सिस्टम, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसका मुखिया कौन होता है, पूरे 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 सिस्टम का, पूरे पार्टिकल्स का जो हेड होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। हम लोग ये बात को पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होता है पूरे पूरे फैमिली को, पूरे सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं उसको एक साथ रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो अगर मैं इस यहाँ एक दूसरे कलर से दिखा दूँ, तो अगर सेंटर ऑफ मास सपोज कि कहीं यहाँ हो, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम का मोमेंटम, या तो आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना है, राइट। अगर आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम पे फोर्स कितना है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिस्टम या सेंटर ऑफ मास पे कंबाइनली कितना फोर्स आ रहा है। तो कुछ इस तरह से है। तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखें कि सिस्टम का मोमेंटम कहने का मतलब सेंटर ऑफ मास। तो आई कैन से दैट मोमेंटम ऑफ सिस्टम is nothing but momentum of सेंटर ऑफ मास, राइट। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में लिखते हैं कि अब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, तो अगर आपको निकालना हो PCM, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियस सिंपल फॉर्मूला है MCM इंटू VCM, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। अब मास ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, तो कहीं भी अगर आपका सेंटर ऑफ मास का मास निकालना, तो बेसिकली सारे मासेस का समेशन। क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पूरे मासेस को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। तो इस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, तो इस सिस्टम में आपके 3 मासेस हैं, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे इन तीनों मासेस को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान सकते हैं, हाइपोथेटिकली आप मान सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो मास हो जाएगा या सिस्टम का जो टोटल मास हो जाएगा वो आपको हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस क्या M3, राइट। तो ये आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो चुका है PCM। अब देखिए इसका कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। अब VCM हम लोग कितना लिखते हैं, आपको पता है कि VCM हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि VCM इज नथिंग बट M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस क्या हो गया M3। तो अगर आपको लिखना हो कि अब PCM कितना हो जाएगा, इसको लिखने के बाद अगर आप बोलें कि PCM कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि PCM, we have just studied that PCM is nothing but how much MCM into VCM। अब MCM आपका है कितना, MCM है आपका M टोटल, राइट।
या m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू VCM आप ऊपर से पुट कर सकते हैं। पता है कि VCM लिखने का एक और तरीका है, उसको आप लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3। देखिए आपको VCM लिखने का एक और तरीका मिल चुका है यहाँ पर, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। चलिए अब आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आप फाइनली बोल सकते हैं कि PCM इज़ नथिंग बट MCM इंटू VCM और इज इक्वल टू इट्स नथिंग बट P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप दोनों तरीके से सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम आप निकाल सकते हैं, सिस्टम का मोमेंटम निकाल सकते हैं। आइदर आप कीजिए MC मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि इन जनरल होता है किसी भी पार्टिकल या बॉडी का सेंटर ऑफ किसी ही पार्टिकल या बॉडी का मोमेंटम निकालने के लिए। या दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं कि सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का आप मोमेंटम को ऐड कर दें, आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकल जाएगा या सिस्टम का मोमेंटम जाएगा। दिस इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट। अब देखिए एक और तरीका है, पूछता है नेट फोर्स ऑन सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ नेट ऑन सिस्टम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो एफ नेट, हाँ एक्चुअली मैंने इसको क्यों पढ़ाया ऐसा, देखिए बहुत लोग को होता क्या है कि आदत होता है ऐसा कि अगर आपको लिखना हो, एक सेकंड में इसको थोड़ा बैकवर्ड कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद क्या नहीं रखना है, राइट। तो बहुत लोग को होता क्या है कि वो लोगों को लगता है कि XCM निकालते हैं तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, फिर आप निकालते हैं अगर VCM तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो इसी कारण से बहुत लोगों को आदत होता है कि अगर आपको PCM लिखना हो तो आप क्या करते हैं कि M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 डिवाइडेड बाई, वो लोग लिखना चाहते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सॉरी, उसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। दिस फार्मूला इज़ नॉट करेक्ट, दिस फार्मूला इज़ रॉन्ग, राइट। ये बिल्कुल ही गलत, डो नॉट यूज़ इट, क्योंकि ये आदत होती है लोगों की कि सेंटर ऑफ मास में हर जगह से ऐसे ही फार्मूला चलता है, तो इसको नहीं यूज़ करना है। अब हम लोग बात करते हैं नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑन सिस्टम, और यू कैन से सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या सिस्टम पे नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर PCM पता है तो PCM इज इक्वल टू नथिंग बट P1 प्लस P2 प्लस P3। आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा PCM बाई DT इज इक्वल टू DP1 बाई DT प्लस DP2 बाई DT प्लस DP3 बाई DT, और यू कैन से DPCM ये होगा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ये DP1 बाई DT हो जाएगा आपका F1 फर्स्ट बॉडी पे नेट फोर्स, ये फिर आपका हो जाएगा सेकेंड बॉडी पे नेट फोर्स, ये हो जाएगा आपका थर्ड बॉडी पे नेट फोर्स, राइट। तो बेसिकली आपको अगर सिस्टम पे नेट फोर्स निकालना तो आपको करना कुछ नहीं है, जिस तरह से आप मोमेंटम को ऐड करते हैं उस तरह से आप क्या कर दीजिए, फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। आप वेक्टर साइन को यहाँ पर पुट करना है आपको, एक्चुअली मैंने यहाँ भी नहीं पुट किया है, तो दिस आर ऑल वेक्टर्स, राइट। तो आपको अगर सिस्टम पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आप सिंपली क्या कीजिए कि आप इंडिविजुअल बॉडीज़ पे नेट फोर्स को ऐड कर दीजिए, इंडिविजुअल बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, राइट। तो ये छोटी सी बात थी, आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं आपका इस टॉपिक पे, जो वीडियो का आपका हेडिंग है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हाउ वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड व्हेन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं करता हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कोई आपका M1 मास है, फिर आपका सपोज कीजिए कि M2 मास है और एक मास M3 है, राइट। मैं करता हूँ कि इस दोनों को सिस्टम लेता हूँ, दीज टू आर सपोज सिस्टम, राइट। ये आपका क्या हो गया, सपोज कीजिए कि सिस्टम हो चुका है। तो
सपोज कि इस दोनों के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ये है आपका फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, एंड दिस इज सपोज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये सारे फोर्सेस हैं, लग रहे हैं बॉडी पे, राइट। तो आपको बताना है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कब होगा और उसका रूल क्या होता है, राइट। तो मैं करता हूँ कि यहाँ पर सिस्टम जो है, लेट कंसिडर m1 एंड m2 आर पार्ट ऑफ सिस्टम, पार्ट ऑफ सिस्टम। ऐसे देखिए, ऐसे होता क्या है कि ऐसे ऐसे चीज़ों लिखने से, ऐसे डायग्राम दिखाने से लोगों को बहुत डर लगता है, राइट। तो कुछ नहीं करना है। मान लिया कि m1 m2 मान लिया कि एक फैमिली का पार्ट है। सिस्टम मतलब एक मान लिया कि एक फैमिली है छोटा सा, ठीक है। इस बार हम लोगों ने m3 को बाहर निकाल दिया धक्का मारकर। तो m1 और m2 क्या है कि एक फैमिली का पार्ट है, तो ये आपका सिस्टम हो चुका है। तो अगर आपका इस फैमिली का मोमेंटम लिखना हो, तो पी ऑफ सिस्टम लिखना हो, तो आप पी ऑफ सिस्टम कैसे लिखेंगे? पी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली, तो आप लिखेंगे P1 प्लस P2, राइट। तो आप लिखेंगे P1 प्लस P2। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना हो कि डी पी सिस्टम बाई डी टी, तो आप लिखेंगे दिस विल इक्वल टू dP1 बाई डी टी प्लस dP2 बाई डी टी, राइट। सो ये आपका सिस्टम हो गया, प्लस dP2 बाई डी टी, करेक्ट। ये आपका इक्वेशन 1 हो चुका है। अब अगर बात करें हम लोग dP1 बाई डी टी आपका क्या होगा, तो dP1 बाई डी टी जो हो जाएगा वो नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, राइट। आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ ये बोलता है कि एफ नेट ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी ऑफ दैट बॉडी, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो dP1 बाई डी टी अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे F12 जो फर्स्ट बॉडी पे आपका नेट फोर्स लग रहा है प्लस F13। फिर अगर आप लिखेंगे dP2 बाई डी टी का वैल्यू, तो आपको हो जाएगा F21 प्लस F23, राइट। ये हो जाएगा। तो ये दोनों हो चुका है। अब हम लोग बात करें कि फ्रॉम वन अगर आप लिखते हैं डी पी सिस्टम एक सेकेंड, dP सिस्टम बाई डी टी इज इक्वल टू आप लिखते हैं, तो आपका क्या है dP1 बाई टी और dP2 बाई डी टी का समेसन है। मतलब आप बोल रहे हैं कि F12 प्लस F13 प्लस, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, और सेकेंड वाले में है कि F21 प्लस F23, राइट। ये आपका डीपी सिस्टम है। इसको आप कर सकते हैं एक्चुअली आप F12 प्लस F21, राइट, प्लस F13 प्लस F23। आप लोग यही सोच रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, बस नाम लिखे जा रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज F इंटरनल, और ये आपका जो है वो F एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि F12 और F21 ऐसे फोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं कि F12 और F21 ऐसे फोर्सेज हैं जो सिस्टम के पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं। जो सिस्टम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे वो अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक दूसरे पे अप्लाई करें तो अंदर की बात हो गई। अब एक दूसरे को धक्का मारेगा तो क्या हो गया, अब अंदर का फोर्स हो गया। तो अगर वो अंदर का फोर्स हो चुका है तो इसलिए मैंने उसको F इंटरनल नाम दिया है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा कि डी पी सिस्टम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, ये हो गया F इंटरनल प्लस क्या हो जाएगा F एक्सटर्नल। अब देखिए एक और बात आती है। F इंटरनल जो होता है हमेशा नेट इंटरनल फोर्स 0 होता है। क्यों? बिकॉज F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21।
इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर है। ये क्या है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर, राइट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर है, तो अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर है वो, तो उसके अकॉर्डिंग होता है क्या कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड होता है इक्वल, डायरेक्शन होता है ऑपोजिट। तो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होता है तो दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, दोनों को अगर F12 और F21 को ऐड करते हैं तो देख सकते हैं आप दोनों और रिवर्स डायरेक्शन में आपका लग रहा है F12 और F21, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि इंटरनल फोर्सेज का समेशन जो होता है नेट जीरो हो जाता है। और फाइनली आप लिख सकते हैं कि dp सिस्टम बाई dt इज इक्वल टू ओनली एफ एक्सटर्नल। तो इससे कंक्लूजन काफ़ी सारे आते हैं। कंक्लूजन ये आपका ये आता है कि इंटरनल फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ सिस्टम। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि इंटरनल फोर्सेस का नेट समेशन क्या हो गया आपका ज़ीरो। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि इंटरनल फोर्सेस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इंटरनल फोर्सेस, ये सब बातों को आप ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल हैं, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल for changing the momentum of system. For changing the momentum, it may change the momentum of individual particle. The momentum wait a second, individual particle, करेक्ट। तो ये आपका इंडिविजुअल पार्टिकल, देखिए अब यहीं पे कन्फ्यूजन होती है कि ज़्यादा सोच लो तो दिक्कत होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल, राइट, बट नॉट सिस्टम। तो बट नॉट सिस्टम, ये जो होंगे इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं लेकिन सिस्टम के लिए नहीं। आप क्यों इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं? तो सोचिए कि जो F1 है, F12 आपका जो फोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको एक बार रेड से मार्क करता हूँ। जो F12 फोर्स है, ये फोर्स M1 के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, क्योंकि अकेला अगर M1 पे हम लोग फोकस करें तो जो फोर्स F12 है वो बाहर का फोर्स हो चुका है। ठीक है, अगर M1 को हम लोग देखें तो M1 पे वो बाहर से लग रहा है, लेकिन और इस तरह से F21 है M2 पे बाहर से लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग M1 और M2 को एक अंदर का बात, मतलब एक फैमिली मान लें, एक दूसरे को एक सिस्टम मान लें, एक दोनों को मिलाकर, तो F12 और F21 इंटरनल फोर्स हो गया, दोनों के बीच के लगने का फोर्स हो गया, राइट। तो अगर दोनों को आप सिस्टम मानते हैं तो दोनों F12 और F21 इंटरनल फोर्स हो जाते हैं, और इंटरनल फोर्स का समेशन क्या होता है? ज़ीरो। लेकिन वही इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर सकता है, क्योंकि आप देखिए आपने यहाँ भी इक्वेशन में लिख रखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन में आपका है कि dp1/dt इज इक्वल टू F12 प्लस F13। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए F12 रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह से सेकेंड पार्टिकल है उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए F21 क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पूरे सिस्टम को F1 दोनों को मिला दिया जाए तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। मोमेंटम चेंज क्यों नहीं करता है? कि होता है एक्चुअली ये है कि जितना मोमेंटम M1 का अगर घटाएगा वो, उतना ही मोमेंटम M2 का वो बढ़ा देगा। मतलब नेट कंट्रीब्यूशन, एक से जितना मोमेंटम लेगा दूसरे में उतना ही मोमेंटम वो डाल देगा, राइट। तो उसी कारण से नेट, मतलब ऐसा मानिए कि मोमेंटम एक पैसा है, राइट। तो अगर मोमेंटम पैसा है तो दो फैमिली हैं, तो जब तक ये पैसा बाहर से एक्सचेंज नहीं होगा तब तक इन दोनों के पास पैसे उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर एक दूसरे में भी एक्सचेंज करते हैं तो अभी उसका नेट समेशन पैसे का क्या है? सेम ही है। नेट नेट जो मनी फ्लो है, जो इतना जो नेट पैसा है इस सिस्टम में, वो कांस्टेंट है। तो वही आपका फोर्स काम कर रहा है कि अगर फोर्स लगेगा तो एक का जो है मोमेंटम वो घटाएगा तो दूसरे का मोमेंटम उतना ही क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो नेट मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा सिस्टम के।
ठीक है, तो बस बाहर के फोर्स ही सिस्टम के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। तो आइए ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं, अगेन हम लोग अगर बात करें इसको तो अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डीपी सिस्टम बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, नेट एफ एक्सटर्नल, राइट। तो आप ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोग अब इससे क्या बोलेंगे कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे। केस 1 हम लोग बात करते हैं, इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो आप उस केस में बोल सकते हैं कि डीपी सिस्टम बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका जीरो होगा, और कोई भी क्वांटिटी जीरो तभी होती है जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो तभी आता है जब वो चीज़ क्या हो, कांस्टेंट। मतलब बोल सकते हैं कि एफ पी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, जो सिस्टम का मोमेंटम हुआ वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, राइट। तो पी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इनिशियल जो पी इनिशियल रहेगा वो क्या होगा, पी फाइनल। तो पी इनिशियल इज इक्वल टू आप क्या बोलते हैं, पी फाइनल ऑफ सिस्टम। ये लोग बात किसी कर रहे हैं, सिस्टम की, एक पार्टिकल की नहीं कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये आपका केस 1 हो चुका है। ये क्या हो चुका है, केस 1, कि अगर आपका एक एफ एक्सटर्नल जीरो हो तो मोमेंटम सिस्टम आप कंजर्व होगा। सिस्टम का मोमेंटम कहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। और सिस्टम का मोमेंटम निकालते हम लोग कैसे हैं, तो सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को ऐड कर कर, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, राइट। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं केस 2। केस 2 में हम लोग ये बोलते हैं कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि किसी एक डायरेक्शन में ही जीरो मानते हैं। मान ले कि आपका एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया है, आपका जीरो हो चुका है। एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या हो चुका है, जीरो। लेट हम लोग एज्यूम करते हैं कि एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो आपका। तो अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, तो आप बोल सकते हैं कि डीपी सिस्टम बाई डी टी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग डायरेक्शन वाइज आते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स मोमेंटम ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में आपको ये भी पता है कि हम लोग उसको इंडिविजुअली डायरेक्शन वाइज डील कर सकते हैं। एक्स को अलग तरीके से डील कर सकते हैं, वाई को अलग तरीके से डील कर सकते हैं। तो अगर मैं मान रहा हूँ क्या कि एक्स डायरेक्शन में अगर आपका मोमेंटम जो फोर्स लग रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में वो जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब इस केस में क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व इन एक्स डायरेक्शन। हम लोग बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन विल बी कंजर्व, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्व होगा, करेक्ट। तो हम लोग या तो सारे डायरेक्शन में कंजर्व करवा सकते हैं एक्स वाई जेड, और नहीं तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व करवा सकते हैं अगर बस एक्स डायरेक्शन में फोर्स आपका जीरो। एग्जांपल्स आपके आएंगे धीरे धीरे। चलिए हम लोग बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हम लोग फिर से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि डी पी सिस्टम बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, क्या हो आपका एफ एक्सटर्नल, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ अगर हम लोग लिखे कि डी पी सिस्टम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी टी, राइट, इंटू क्या, डी टी। अब देखिए रूल यहाँ ये बोलता है कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज फाइनाइट, यहाँ से बोलते हैं कंडीशन क्या, इफ़ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू फाइनाइट। फाइनाइट कहने का मतलब इसको हम लोग नॉन इम्पल्सिव भी बोलते हैं।
फाइनाइट कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं आप उसको, ये बोले कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है नॉन इम्पल्सिव हो, जो एक्सटर्नल फोर्स है आपका क्या हो, कि यहाँ हम बोल रहे हैं क्या कि इफ एक्सटर्नल, वेट अ सेकेंड, if external is equal to finite, फाइनाइट कहने का मतलब नॉन इम्पल्सिव। क्या एक्चुअली होता क्या है कि इम्पल्सिव फोर्स हम लोग ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं जो बहुत ही कम देर के लिए और बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड से एक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बॉल को दीवार पे हिट करते हैं तो थोड़े से देर के लिए कांटेक्ट होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो फाइनाइट, तो आपका एफ फाइनाइट है एंड डी टी इज टेंस टू जीरो, हम लोग स्मॉल टाइम। तो सोचिए कि होता क्या है इस ऐसे केस में कि ये आपका एफ एक्सटर्नल फाइनाइट है और डी टी क्या है, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो है, और ये आपका क्या हो चुका है, फाइनाइट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, फाइनाइट। तो कोई भी फाइनाइट नंबर मतलब क्या, मैं 50 इंटू डी टी है, बहुत ही छोटा मानिए, 0.00001 आप मानिए, तो जो प्रोडक्ट होगा दोनों नंबर का वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी पी सिस्टम इस केस में क्या होगा कि ऑलमोस्ट विल बी इक्वल टू जीरो होगा। मैंने क्या बोला कि अगर फोर्स एक्सटर्नल फाइनाइट हो और टाइम बहुत ही छोटा हो, तो फाइनाइट फोर्स बहुत ही थोड़े समय के लिए एक्ट हो, तो उस केस में भी आपका मोमेंटम चेंज नहीं होगा सिस्टम का। तो हम लोग अगर डीपी सिस्टम आपका ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि पी ऑफ सिस्टम जो है आपका क्या होगा, वो कांस्टेंट आएगा, राइट। वो क्या होने वाला है, वो कांस्टेंट आने वाला है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि इफ़ नॉन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ़ नॉन इम्पल्सिव फोर्स acts for very small interval of time, then momentum of system is conserved। जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगा आपका, कंजर्व्ड होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो मोमेंटम सिस्टम का दो, एक्चुअली ऑब्वियसली हम लोग अगर देखें तो शॉर्ट में ये देखें कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका दो कारणों से कंजर्व हो सकता है, कि या तो अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका ज़ीरो हो एक्ट हो रहा, तो वो अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका ज़ीरो हो तो उसको हम लोगों ने केस 1 में डिस्कस किया है। तो इफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व, राइट। और द सेकेंड केस जो हो चुका है, ये एक्चुअली सेकेंड केस जो आपका केस 2 है, फर्स्ट केस का ही एक पार्ट है, जिसमें हम लोग पूरे सिस्टम का मोमेंटम पूरे डायरेक्शन में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में कंजर्व नहीं कर हम लोगों ने बस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स किया है कि किसी एक डायरेक्शन में भी अगर फोर्स जीरो हो तो उस डायरेक्शन में आपका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। और तो फाइनली अगर हम लोग अगर तीसरे केस को डिस्कस करें तो आपको वेराइटी दो ही एक तरीके से, जो सेकेंड है वो फोर्सफुली आपका ऐड किया हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सेकेंड केस में ये मैं बोला हूँ कि इसको अगर हम लोग इस केस को डिस्कस करें तो ये बोल रहे हैं कि अगर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका तब भी कंजर्व हो सकता है जब आपका फाइनाइट फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए एक्ट हो, तो उस केस में एफ डॉट डी टी आपका जीरो आएगा, फाइनाइट इनटू बहुत ही छोटा नंबर, बहुत ही टेंस टू जीरो नंबर। तो आप उस केस में दोनों का प्रोडक्ट जीरो बोल सकते हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आपका आएगा तो सिस्टम का मोमेंटम आपका क्या आएगा, चेंज इन सिस्टम का मोमेंटम जीरो आएगा। सिस्टम का मोमेंटम चेंज जीरो आएगा, सिस्टम का मोमेंटम जीरो नहीं आएगा बल्कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज जीरो आएगा, और उस केस में आप बोल सकते हैं कि पी ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये जानेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।